केचुए में कोकून निर्माण कोकून फॉर्मेशन इन अर्थवर्म। ठीक है, कोकून फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, कोकून का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में देखना है। मैथुन कंप्लीट हो चुका है। मैथुन के बाद में जब स्पर्मेथकी में एक दूसरे के शुक्राणु ले लिए जाते हैं, उसके बाद में केचुआ एक दूसरे से अलग हो जाता है, मैथुन समाप्त हो जाता है। उसके बाद में होता है ओविपोजिशन या अंड निक्षेपण तथा निषेचन की क्रियाएं। एक थैलीनुमा कोकून में ही ये निषेचन की क्रिया होती है। जो निषेचन जो होता है केचुए में, इसमें होता है कोकून में होता है। अब देखिए कोकून का निर्माण किस प्रकार से होता है। क्लाइटेलम वाला भाग, केचुए में क्लाइटेलम वाला भाग बताए थे 14, 15 और 16। 14, 15 और 16। यहाँ पर जो इसकी भित्ति होती है, यहाँ पर विशेष प्रकार की क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो ग्रंथिल कोशिकाएं कहलाती हैं। अर्थात यहाँ पर ग्रंथियां पाई जाती हैं। यहाँ पर जो है ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कोई न कोई स्राव छोड़ती हैं। अब यहाँ पे होता है मादा जनन छिद्र। क्या होता है? मादा जनन छिद्र। ठीक है, और उसके बाद में ये 13वां खंड हो जाएगा। इस तरीके से ये खंड हो गए हैं। अब देखिए क्या है कि क्लाइटेलम वाले भाग में जो कि ग्रंथियां बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं और जनन काल में ये सक्रिय होकर के फूल जाती हैं और इनका लसदार स्राव क्लाइटेलम के चारों ओर एक पेटी के समान संरचना बना लेता है। मतलब यहाँ से लसलसा पदार्थ निकलता है इस तरीके से और इसके ऊपर जो है इस तरीके से लग जाता है, पेटी जैसी संरचना बना लेता है। समझ गए? चारों तरफ है, चारों तरफ है, इस तरीके से लग जाता है। जैसे इसके ऊपर एक गोंद जैसा लगा दिया गया, खूब मोटा मोटा है, गोंद जैसा लगा दिया गया। तो इस तरीके से ये इससे लसलसा पदार्थ छूटता है और उसके चारों ओर से तीनों खंडों को घेर लेता है। तीनों खंडों को इस तरीके से घेर लेता है। समझ गए? कौन से भाग से? क्लाइटेलम वाले भाग से, क्योंकि क्लाइटेलम वाले भाग में ही श्लेष्मी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये पेटी के समान संरचना हो जाती है जो धीरे धीरे सूख करके दृढ़ संरचना अर्थात कोकून में बदल जाती है। देखिए जैसे ये श्लेष्मी पदार्थ बाहर की ओर निकलेगा तो हवा के संपर्क में आएगा, हवा के संपर्क में आएगा, पानी जो होता है वो वाष्पित हो जाता है। तो ऊपर का पानी ज्यादा वाष्पित होगा तो ये कवर टाइप में बन जाएगा। अंदर अभी जो है कौन जैसा पदार्थ भरा हुआ है, जैसे फेविकोल नहीं होता है, बाहर से सूख जाता है लेकिन इसको हटाओ तो अंदर गीला मिलता है। तो ऐसे ही जो है ये ऊपर क्या होती है, परत बन जाती है। इस तरीके से एक परत बन जाती है लेकिन अंदर लसलसा पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या करता है, जब ये पूर्ण रूप से ये लसलसा पदार्थ लग जाता है तो ये केचुआ उल्टी गति करता है, इधर को गति करता है। ये छिद्र यहाँ पे है, अब ये छिद्र इधर जाना शुरू होगा ना, मतलब पूरा केचुआ उधर जाना शुरू होगा, लेकिन ये यहीं पे रुका रहेगा। क्यों? क्योंकि ये भारी है, ये भारी है और अंदर लसलसा भरा है, तो केचुआ ही खाली इसके अंदर से निकलेगा। जैसे पुल के नीचे से ट्रेन निकलती है, तो केचुआ ही खाली निकलेगा। और केचुआ जब खाली निकलेगा तो इसमें क्या है, ये जो मादा जनन छिद्र है इसे अंडाणु भी इसी में छोड़ दिए जाते हैं। समझ गए? अंडाणु भी यहीं पे छोड़ दिए जाते हैं और ये जो है केचुआ उल्टी गति करता है। और अर्थात ये क्या है, ये पेटी जो है किससे भर गई है? अंडाणुओं से भर गई है, अंडाणु रस से भर गई है। ठीक है, और केचुआ धीरे धीरे अपने शरीर को इस संरचना बाहर निकालता है। ऐसे में जब शुक्र ग्राहिका छिद्रों पर होकर के खिसकती है तो इनमें अंडाणुओं के अंडों के साथ साथ अन्य केचुओं से मैथुन के समय प्राप्त शुक्र भी आ जाता है।
तो देखिए यहां से ये गुजर गया ना, तो अब यहां पर जो है ये क्षेत्र भी तो होंगे, कौन से, स्पर्मेथेसी वाले, ये भी तो इधर से गुजरेंगे। जैसे ही ये वाले शुक्रधानियां, ठीक है, यहां पर आती हैं, ये पिचक जाती हैं। अंडाणु पहले से इसमें उपस्थित था और ये पिचक जाएंगे तो शुक्राणु भी आ गया, फिर ये वाले जो अंदर प्रवेश करें तो ये भी पिचक जाएगी। इस तरीके से ये 8 शुक्रधानियां है, चारों शुक्रधानी जो है, चारों जोड़ा शुक्रधानी जो है पिचक करके इसके जो शुक्र रस होता है, इसका शुक्र रस होता है या शुक्राणु जो होते हैं इसी में छोड़ दिए जाते हैं और केचुआ पूरा जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये खाली रह गया, ये खाली गोंद जैसा पदार्थ रह गया। क्योंकि यहाँ लसलसा पदार्थ है, जैसे केचुआ निकलता है तो ये भी भर जाता है, क्षेत्र थोड़ा रह जाता है, लसलसा है ना पदार्थ गोंद जैसा, और ये भी भर जाता है जो केचुआ इसके बीच से निकल जाता है। अब इसके अंदर क्या रह गया है, इसके अंदर अंडाणु है और शुक्राणु है, समझ गए, अंडाणु और शुक्राणु है। अंडाणु पहले ही से छोड़े जा चुके हैं और शुक्राणु जो होते हैं जब इसके अंदर से गुजरते हैं तब ये शुक्रधानियों के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। केचुआ आप किसी नम स्थान में कोकून को अपने से पृथक कर कर छोड़ देता है। कहाँ छोड़ता है, कहीं नम स्थान पर यह क्रिया करता है और कोकून के सिरे लचीले होने के कारण बंद हो जाते हैं। इस प्रकार अब कोकून एक हल्के पीले रंग की एक बंद संरचना के रूप में नम मिट्टी में पड़ा रहता है। प्रत्येक कोकून लगभग 2.5 गुना 2 mm व्यास की अंडा का संरचना होती है। एक बार मैथुन क्रिया के बाद एक ही केचुआ एक से अधिक कोकून बनाने में सक्षम होता है। ऐसा भी होता है कि एक ही बार नहीं, अब दूसरी बार जहां जाकर भी कोकून बना सकता है, क्योंकि कुछ अगर अंडर्स बच गया है, ठीक है, अंडर्स का उत्पादन और हो रहा है, शुक्राणु में बचे हुए हैं, तो दूसरी भी जगह जाकर भी ये क्रिया कर सकता है, तो दूसरा कोकून भी बना सकता है, समझ गए। तीसरा भी कोकून बना सकता है, मतलब एक से अधिक भी कोकून बनाने की क्षमता ये रखते हैं। एक तो बनेगा ही, दूसरा और अधिकतम तीसरा भी कोकून बना सकते हैं। इनका निर्माण प्राय अगस्त और अक्टूबर के महीनों में ही हो पाता है। तो इस प्रकार से जो है ये कोकून का निर्माण होता है। उसके बाद में आगे देखना है निषेचन तथा भ्रूण परिवर्धन। देखिए निषेचन कहाँ होता है, तो कोकून जो है कोकून का निर्माण हो गया, इसके अंदर अंडाणु है, इसके अंदर शुक्राणु है, तो निषेचन भी इसी के अंदर हो जाएगा। अर्थात निषेचन जो है इसकी बॉडी के अंदर नहीं होता है, कोकून के अंदर होता है, ठीक है। निषेचन का कार्य कोकून के अंदर होता है और उसी के अंदर यह भ्रूण का परिवर्तन होता है। एक कोकून में एक अथवा कई अंडाणु निषेचित हो सकते हैं। निषेचन किसका होता है, अंडाणुओं का, समझ गए। जैसे ये अंडाणु है और इसके अंदर ये जो है शुक्राणु प्रवेश कर जाएंगे तो एक अंडाणु का निषेचन हो गया। तो उसमें एक अथवा कई अंडाणुओं का निषेचन होगा। जितने अंडाणुओं का निषेचन होगा उतने ही इसमें क्या बन जाएंगे, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। कोकून के अंदर एल्बुमिन सहित केचुए के अंडे पाए जाते हैं। मैथुन द्वारा दूसरे केचुए ने जो शुक्रग्राहिकाओं में डाले थे, ये शुक्राणु भी कोकून में आए हुए हैं। इन शुक्राणुओं द्वारा अंडों का निषेचन किया जाता है। यह निषेचन कोकून के अंदर ही होता है, परंतु निषेचन की क्रिया के पश्चात अंडों से भ्रूण का आरंभ हो जाता है, ठीक है। निषेचन की क्रिया के पश्चात ही अंडों से फिर भ्रूण का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, किंतु केवल एक ही निषेचित अंड परिवर्तित हो जाता है, समझ गए। मतलब भ्रूण का निर्माण जो है जितने निषेचन होगा, जितने के निषेचन होगा भ्रूण का निर्माण उतना होना चाहिए, लेकिन इसमें से परिवर्तन एक का ही हो पाता है। और अन्य जो है अंडाणु तथा शुक्राणु जो होते हैं वो इसी के अंदर नष्ट हो जाते हैं तथा विकासशील भ्रूण के लिए भोज्य पदार्थ का ये कार्य करते हैं। जो इसके अंदर शुक्राणु अंडाणु नष्ट हो गए हैं जो, ठीक है, वो भोजन के रूप में प्रयोग हो जाते हैं। किसके, जिसका परिवर्तन हो रहा है, जिस भ्रूण का परिवर्तन हो रहा है उसके लिए वो भोजन के रूप में प्रयोग हो जाते हैं। इस निषेचित अंड से जो है भ्रूण का निर्माण होता है और लगभग 8 से 10 सप्ताह की अवधि में केवल एक ही भ्रूण परिवर्धित होकर के या भ्रूण कोकून से बाहर निकलता है। इस प्रकार केचुए के जीवन चक्र में कोकून का निषेचन एवं विकासशील
भ्रूण के रक्षा कवच के रूप में अत्यधिक महत्व है। तो एक प्रकार से देखा जाए ये कवर है, ये क्या है, एक प्रकार का कवर है, किसके लिए, जो विकासशील भ्रूण है या जिसका विकास हो रहा है जिस भ्रूण का, उसके एक कवच के रूप में ये कार्य करता है। तो इस प्रकार से भ्रूण का परिवर्तन होता है। निषेचन तो एक या कई अंडों का हो सकता है, लेकिन भ्रूण का परिवर्धन एक ही अंडे का होगा, अर्थात एक ही इसमें शिशु बनेगा। इस प्रकार से जो है ये निषेचन और कोकून का निर्माण ये कंप्लीट हो गया है। आगे देखेंगे केंचुए का आर्थिक महत्व। ठीक है, आर्थिक महत्व क्या है, केंचुए का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है।